मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जो सवाल है, इसको बार बार गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता था और साधारण कार्यकर्ता से बिहार का मंत्री बना, केंद्र का मंत्री बना। लेकिन गिरिराज सिंह ने कभी नहीं कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो गिरिराज सिंह के बढ़ते कद, गिरिराज सिंह को सबसे ज्यादा बिहार में 7 लाख मत मिला, उससे भयभीत हैं। और ये भयभीत लोग अपना अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और गिरिराज सिंह पर वार कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जिस दिन पार्टी नेतृत्व का इशारा होगा, जिस दिन जनता का समर्थन होगा, कोई ताकत गिरिराज सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद पर जाने से रोक नहीं सकती है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राजनीति में न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न ही दुश्मन। मौके के अनुसार ये दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है। आपको याद है, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का सबसे पुराना गठबंधन था। लोकसभा चुनाव 2014 में मिलकर लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते गठबंधन टूट गया और जो पहले शिवसेना का सीएम हुआ करता था वो बीजेपी का सीएम बन गया। 2019 में भी 50-50 चांसेज है, बातचीत अभी चल रही है। लेकिन इसी के तर्ज पे बिहार में एक नई राजनीति चल रही है और अटकलबाजी ये चल रही है कि क्या 2020 में बीजेपी और नीतीश की पार्टी जेडीयू साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। नहीं लड़ेगी तो फिर बीजेपी की तरफ से सीएम का कैंडिडेट कौन होगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उधर नीतीश के पैरोकार जो है डिप्टी सीएम सुशील मोदी है, जो हमेशा नीतीश के लिए पैरोकारी करते रहते हैं। लेकिन पैरेलली एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो चाहता है कि नीतीश की अगुवाई में ये चुनाव न लड़ा जाए और बीजेपी का वहाँ पे सीएम बने। क्या कुछ बिहार में चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हैं हमारे सहयोगी रितेश जी। रितेश जी बताएंगे कि क्या बिहार में चल रहा है, क्या होने वाला है। बिहार में तो विधानसभा चुनाव में भी 1 साल से ज़्यादा का वक्त है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हुए थे और 8 नवंबर को रिजल्ट आया था। ये नीतीश कुमार जो अभी एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उस समय महागठबंधन के साथ थे लालू यादव के आरजेडी, कांग्रेस, और इन लोगों को बहुमत मिला था। सरकार भी बनी, चली भी कुछ दिन, 2 साल सरकार चली। और जुलाई 2017 में ये तेजस्वी यादव के मसले पे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मसले पे, ये आरोप पे छोड़ के वापस फिर से ये बीजेपी के साथ आ गए और दोबारा इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन जो 2020 का चुनाव होगा बिहार में विधानसभा का, उसमें अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजनीति संकेतों से, अनुमान से, इन सब से परिभाषित होती है, तो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 2014 के चुनाव में, उससे पहले मतलब एनडीए बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी जो है वो अकाली दल और शिवसेना, टाइम टेस्टेड पार्टनर्स जिनको आप कहते हैं, बाल ठाकरे के समय से, इधर प्रकाश सिंह बादल के समय से, वो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टियों में बात नहीं बनी सीट शेयरिंग पे। शिवसेना बड़ा भाई बना रहना चाहता था और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मतलब अब छोटा बनने रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बड़ी जीत हुई थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ लिया, अकेले चुनाव लड़े और वो जीते भी, सबसे बड़ी पार्टी बनी। थोड़ी बहुत जो सीट की ज़रूरत थी वो शिवसेना को फिर मजबूरी में उनके साथ आना पड़ा और सरकार बनाना पड़ा। तो बिहार में ये लंबे समय से, और ख़ास तौर पर 2014 के चुनाव में के बाद, एक बार तो बीजेपी विपक्ष में थी तब तो नहीं, लेकिन जब 2017 में वापस फिर से नीतीश कुमार आ गए, तो बीजेपी के वो नेता जो 2017 में लालू के साथ नीतीश के रहते तक ये देख रहे थे कि बीजेपी 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, और अकेले का मतलब रामविलास पासवान जैसी छोटी पार्टी, उनको अब लग रहा है कि नीतीश फिर से वापस आ गए। तो ऐसे नेता ये बात कर रहे हैं, ये विचार फ्लोट कर रहे हैं कि अकेले लड़ा जाए और फिर लड़ के आते हैं, फिर जिसकी जैसी सीट वैसी श्रद्धा। तो इस स्थिति में ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत की पारी चल रही है, एक के बाद एक। हरियाणा भी देखिए आप, 2014 में हरियाणा में भी चुनाव हुआ था। उससे पहले के चुनाव में बीजेपी वहाँ किसी न किसी छोटे भाई की भूमिका में होती थी, छोटे भाई की भूमिका INLD के साथ उसका था। वहाँ के लोकल पार्टी जो स्टेट पार्टी है उसके साथ गठबंधन करते थे, वहाँ अकेले चुनाव लड़ी, 47 सीट 48 सीट के आसपास उसको, और अपने बहुमत पे उसने सरकार बना ली। तो ये रिस्क, ये जो एक्सपेरिमेंट है हरियाणा में अकेले लड़ने का, महाराष्ट्र में अकेले लड़ने का और उसको जीत जाने का, मोदी जी की लहर में कोई कमी नहीं है, मोदी जी के वोट में कोई कमी नहीं है। मोदी जी को लोकसभा चुनाव में भी उन इलाकों में जहां वो जीते हैं, जहां सरकारें चल रही हैं, वहां 50% के आसपास का वोट है। तो बीजेपी के लिए बहुत कैलकुलेटेड गेन और रिस्क का मसला है कि वो अकेले चुनाव लड़े
और ये छोटे भाई के दर्जे से एक बार में मुक्त हो जाए। फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को सीएम बनाने का तो मसला ही नहीं उठेगा। और ऐसे जो नेता हैं बीजेपी में वो काफ़ी हैं। आप उनमें सबसे बड़ा नाम आप लेना चाहें तो अभी गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में पहले नवादा के सांसद थे, अभी बेगूसराय के सांसद हैं। और नीतीश कुमार को जब वो नीतीश कुमार की ही सरकार में सहकारिता मंत्री हुआ करते थे, उसमें भी वो मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, तब भी वो नीतीश कुमार को खुल के सुनाते थे, और ख़ास तौर पे सेकुलर पॉलिटिक्स को लेके। तो ये जो नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बनी हुई है, और जो इस जोड़ी को नज़दीक रखे हुए था या एक तरह से सरपरस्त था, वो अरुण जेटली अब रहे नहीं। तो सुशील मोदी को लेकर के पार्टी में काफ़ी विरोध है कि ये उसी पार्टी में रह करके उसी पार्टी को कमज़ोर करते रहते हैं। तो क्या पैरेलल ये जो गिरिराज सिंह वाला ग्रुप है ये खड़ा हो रहा है कि नहीं अब गिरिराज सिंह को सीएम बनाना चाहिए? देखिए, सीएम के कैंडिडेट के तौर पे तो नित्यानंद राय खुद को, जो कुछ समय बस पिछले महीने तक प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी अमित शाह के गृह मंत्री जो हैं उनके ही मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर से सांसद हैं। तो नित्यानंद राय भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपने आप को सीएम कैंडिडेट मानते थे, और उनको लगता था कि चूंकि लालू यादव को टक्कर देना है, लालू यादव को हटाना है, तो पार्टी एक ओबीसी चेहरा के तौर पे उनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ सकती है और उसमें वो सीएम कैंडिडेट बनने की संभावना है उनकी। सुशील मोदी नेचुरल सीएम कैंडिडेट हैं पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं बिहार में, और जैसे आडवाणी जी एक समय नेचुरल पीएम इन वेटिंग हुआ करते थे, वैसे नीतीश मतलब बिहार में सुशील मोदी को सीएम इन वेटिंग कहा जाता है, और गिरिराज सिंह सीएम इन मेकिंग। हमने 4 जून 2019 को, आपको याद हो तो, एक वीडियो किया था कि सीएम और सीएम इन वेटिंग पर सीएम इन मेकिंग का इफ्तार अटैक। जब गिरिराज सिंह ने एक इफ्तार पार्टी में रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार, ये चारों थे, तो उसकी तस्वीरों को ट्वीट करके कहा था कि कितना अच्छा होता है कि नवरात्र पे भी ये लोग फलाहार का इसी तरह का आयोजन करते। इसके बाद अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फ़ोन करके डांटा था और इस तरह के बयान से बचने कहा था, क्योंकि उसमें एनडीए के सारे नेता थे और एक केंद्रीय मंत्री इस तरह के ट्वीट करे, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं था। तो गिरिराज सिंह एक तो उस रेस में है। और देखिए, गिरिराज सिंह के नाम पे एक ट्विटर हैंडल बना है 1 सितंबर को, गिरिराज सिंह फॉर सीएम ऑफ बिहार, और उसका ट्विटर हैंडल जो है वो है ऑफिस ऑफ गिरिराज। आप अगर नितिन गडकरी का, पीयूष गोयल का, ये सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी मंत्री हैं, आप उनका कई चीफ मिनिस्टर का भी आप देखिए, कमलनाथ का मध्य प्रदेश के सीएम है, इन सबों का एक पर्सनल अकाउंट है ट्विटर पे और एक ऑफिस का अकाउंट है जो उनके बिहार पे ट्वीट करता है। उसका जो ट्विटर हैंडल होता है वो ऑफिस ऑफ गडकरी, ऑफिस ऑफ पीयूष गोयल, ऑफिस ऑफ कमलनाथ। तो उसी तर्ज पे ऑफिस ऑफ गिरिराज नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया गया है, और उस ट्विटर हैंडल पे क्या हो रहा है कि जो गिरिराज सिंह पूरे दिन ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करना, ट्विटर पे कोई अगर लिख दे कि गिरिराज सिंह सीएम कैंडिडेट तो उसको रिट्वीट कर दो, और नीतीश कुमार को अटैक करो। उस पर फैन क्लब लिख दिया गया। फैन, शुरू में जब ये अकाउंट बना था, मैंने 4-5 दिन पहले देखा, उसमें फ़ैन वगैरह नहीं था, अभी उसमें फ़ैन भी ऐड कर दिया गया है। तो अभी भी आज भी उस ट्विटर हैंडल पे नीतीश कुमार को वो बेली रोड का नाम बदल के नेहरू पथ कर दिया गया, इस पर सवाल है। तो ये गिरिराज सिंह ने इस ट्विटर हैंडल के जरिए, उन्होंने खुद करवाया या उनके फ़ैन अति उत्साहित होकर पहले से कर बैठे, जो भी वजह हो, जैसी भी वजह हो, एक ट्विटर हैंडल है और जिससे खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह सीएम कैंडिडेट हैं। तो अभी किसी भी राजनीतिक एक तरह से लॉन्चिंग के लिए या अकेले लड़ने के लिए जो माहौल होता है, वो मैं ये देख रहा हूँ कि जो वहाँ पहले महागठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में, वो महागठबंधन दरक रहा है, वो भी दरक रहा है। और अभी देखिए, अभी बिहार में एक लोकसभा सीट है समस्तीपुर, और 5 विधानसभा सीटों पे वो एक नाथनगर है, सिमरी बख्तियारपुर है, दरौंदा है। तो इन जगहों पे 5 सीटों पे 5 विधानसभा की सीट हैं और 1 लोकसभा सीट है, उस पर उपचुनाव होने हैं। उसमें महागठबंधन टूट गया है। आरजेडी ने 5 में से 4 विधानसभा सीट के लिए अपने कैंडिडेट यूनिट एक तरफा घोषित कर दिए। इसके जवाब में कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट की लिस्ट बना रखी और हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उसके प्रभारी, उसके नेता, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन के कैंडिडेट, उन्होंने नाथनगर में अपना कैंडिडेट उतार दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव
आरजेडी के कैंडिडेट होंगे, सीएम कैंडिडेट होंगे, हमारे नहीं है। महागठबंधन का फैसला नहीं है। महागठबंधन में 5 पार्टी है। महागठबंधन की एक और पार्टी है मुकेश सहनी की वीआईपी, उन्होंने भी सिवनी बख्तियारपुर में अपना कैंडिडेट देने का फैसला किया और कहा नाथ नगर में हम मांझी की पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जहां इनका नहीं होगा वहां हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो महागठबंधन बैठ चुका है। एनडीए में सीवान की सीट पे, सीवान की जो ये दरौंदा सीट है, इस पे हो गया है महाभारत। वहाँ कविता सिंह जेडीयू से एमपी हैं, तो उनके पति को जेडीयू से टिकट मिलने की संभावना है। और जो वहाँ व्यास सिंह है, बीजेपी के नेता हैं, जो लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में कविता सिंह का पूरा चुनाव प्रचार उनके घर से चला और कहा गया कि उन दोनों के बीच ये सहमति बनी थी। कविता सिंह के पति अजय सिंह और व्यास सिंह बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो शहाबुद्दीन के उदय से पहले उनके चाचा की तूती बोलती थी, वो दबंग नेता हैं। तो व्यास सिंह के साथ कविता सिंह के पति अजय सिंह की यह सहमति बनी थी कि लोकसभा आप जीत जाओगे तो जो सीट खाली होगी इस पे उपचुनाव विधानसभा का हम लड़ेंगे। अब वो जेडीयू उस सीट पे वापस फिर से अपना कैंडिडेट अजय सिंह को बनाने जा रही है, जिसके खिलाफ इन्होंने बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं पार्टी में, वो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, निर्दलीय किया है। इस वक्त तक वो निर्दलीय, 30 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है। ये दबाव बनाने की राजनीति है कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। और उनके नामांकन के दौरान बीजेपी के जो सिवान के आसपास के नेता हैं, विधायक हैं, सब जुटे हैं। नहीं, विधायक नहीं थे, विधायक का बेटा, किसी की पत्नी, इस तरह से इशारे दिए गए हैं कि भाई किसी पे पार्टी का कोई अनुशासन ना लग जाए, एक्सेप्ट व्यास सिंह। तो व्यास सिंह ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट वहाँ कर दिया और आसार ऐसे हैं कि चुनाव हो जाएगा। तो बीजेपी उनको टिकट देके लड़ाए या वो निर्दलीय लड़ जाएं, लेकिन उनके पीछे पार्टी के लोग हैं और वो पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इलाके के तगड़े नेता हैं। तो जेडीयू का जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा अजय सिंह, अगर उसको जेडीयू बनाती है और बीजेपी को ये सीट नहीं मिलता, बीजेपी को सीट मिलता है तो व्यास सिंह कैंडिडेट बन जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अजय सिंह लड़ेंगे। तो अजय सिंह सिर्फ आरजेडी के कैंडिडेट से नहीं लड़ेंगे, वो अपने बीजेपी के नेता से भी लड़ेंगे, भले वो बीजेपी का कैंडिडेट ना हो, और रिजल्ट उसका जो भी आए। तो ये बिहार में एनडीए में सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा नहीं है। इसीलिए आप इसको देखिए कि अभी देखिए एक उपचुनाव में ये हाल है कि पार्टी में जेडीयू और बीजेपी को लोग आपस में फिर रहे हैं, और ये काफ़ी वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी अकेले लड़े। उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम अकेले जीत सकते हैं। तो शायद केंद्रीय नेतृत्व इस बात का इंतजार कर रहा है। पहले भी जब केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल बन रहा था और जब जेडीयू के मंत्री शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो बीजेपी के नेताओं को शामिल नहीं किया, तब ये बात आई थी कि क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर बात दोनों तरफ से शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कौन पहले ऐसा कोई काम करता है जिससे अलग होने की नौबत आए। वो अलग करने और कराने का काम तो गिरिराज जी बहुत आसानी से कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिरिराज जी तो नीतीश कुमार के खिलाफ साप्ताहिक देते ही रहते हैं, साप्ताहिक उद्बोधन उनका नीतीश कुमार को लेके चलता ही रहता है। अभी उन्होंने बिहार बेगूसराय पे जहाँ के वो सांसद, वहाँ बाढ़ की समस्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का नज़रअंदाज किया जा रहा है, उपेक्षा किया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को। तो नीतीश कुमार के मंत्री हैं जेडीयू के श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि भाई आप घड़ियाली आंसू मत भाई, आप भी केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के लोग हैं, आप भी जवाबदेही का निर्वहन करिए। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं सुसाइड कर लूँ, अपने क्षेत्र की जनता का बात ना करूँ? भाई जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया उसके लिए सवाल भी ना पूछूं किसी से। तो खटपट तो नीतीश के साथ गिरिराज सिंह का तब से है जब से वो गिरिराज सिंह उन्हीं की सरकार में मंत्री थे। तो गिरिराज सिंह जब चाहे ये चेन रिएक्शन हो सकता है। वो पार्टी लीडरशिप, जिस तरह से पिछली बार इफ्तार के ट्वीट के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनको फ़ोन करके कहा कि अरे संभालिए, हो सकता मीडिया में ये खबर आई कि उन्होंने डांटा, फटकारा कि ऐसा मत करिए, लेकिन हमें आपको क्या पता कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हो सकता है कहा हो कि थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से, समय पे, राजनीति या कुछ भी हो सकता है। तो गिरिराज सिंह एक बड़े मोहरे हैं जिनके जरिए बीजेपी जेडीयू से हाथ छुड़ाने की शुरुआत कर सकती है। चलिए, खेल वहाँ पे चल रहा है, खेल किसी भी समय चेन रिएक्शन होगा ना। नीतीश कुमार भी चुप बैठने वाले नहीं, ऐसा नहीं कि गिरिराज सिंह बोलते तो नीतीश नहीं बोलते, नीतीश भी बोलते रहते हैं कि वो मन से कुछ बोलते हैं, फिर बाद में हमको मिलते हैं तो कहते हैं अरे मेरी तो यही याद। तो नीतीश भी मजा लेते रहते हैं। तो गिरिराज सिंह जब तीखे और उग्र हो जाएंगे नीतीश को लेके, सरकार में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए,
तो नीतीश भी उसके जवाब देंगे, नीतीश के प्रवक्ता जवाब देंगे। नीतीश के पास भी काफ़ी लंठ प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार एक प्रवक्ता हैं, लंठ प्रवक्ता जिनको आप कह सकते हैं, मत दबंग, हाँ, प्रभावशाली जो मतलब बोलने में कुछ भी बोल हाँ। दें। तो ये लोग जब टकरार शुरू होगी तो उस तरफ से इसी तरह के प्रवक्ता और इस तरफ से भी उसी तरह के नेता बयानबाजी करेंगे और फिर पार्टी लीडरशिप कहेगा कि चलो ठीक है। फिर अच्छा, एक और खबर आ रही थी कि झारखंड में जेडीयू अपने कैंडिडेट उतार रही है, झारखंड में उतार सकते हैं। तो मतलब ये लग रहा है कि जैसे ये दोनों तीनों राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे, 2 राज्य का डिक्लेयर है। आप जो ये कह रहे थे कि सरकार अभी तक क्यों चल रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी भी चाहती होगी कि कोई नीतीश कुमार वापस आरजेडी के पास जाने की हालत में नहीं है। बीजेपी भी नहीं चाहती होगी कि कोई चुनाव बीच में पहले हो जाए समय से, क्योंकि वो स्थिर सरकार का नारा, ताकि वो 5 साल बाद जब चुनाव 2020 में हो तो वो स्थिर सरकार, मजबूत सरकार। तो हाँ, तैयारी भी तो करनी होती है ना। नहीं, हमारी सरकार बनाओ, मोदी जी की सरकार बनाओ, क्योंकि पूरे देश में जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ मोदी जी उस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो मोदी जी के नाम पे ही जब वोट मांगना है, और मोदी जी के नाम पे ही नीतीश कुमार को भी वोट मिल रहा है इस समय, मोदी जी के नाम पे ही सब जगह सबको वोट मिल रहा है। रामविलास पासवान को भी मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, उनके वोट भी हैं लेकिन जिताऊ वोट नहीं, जिताऊ वोट तो मोदी जी ला रहे हैं। तो मोदी जी जब दूसरों को जिता रहे हैं तो खुद ही जीत सकते हैं ना। तो बीजेपी के अंदर जो काफ़ी नेता हैं, नंदकिशोर यादव हैं, अश्विनी चौबे हैं, काफ़ी नेता हैं जिनका ये मानना है कि अलग होकर लड़िए और अपना सीएम बनाइए। अकेले चुनाव लड़ते हैं और हम जीतेंगे, उनको ये भरोसा है, उनको पक्का यकीन है कि नरेंद्र मोदी के लहर में, करिश्मा में हम अकेले दम पे सरकार बना लेंगे। और ये डिप्टी सीएम बनते रहना और किसी और को सीएम बनाते रहने का काम, ये कहारी का जो काम है, ये बंद करना, कहारी का काम बंद करना चाहिए। इसको बात को लेकर के बीजेपी में काफ़ी एक तरह से आवाज़ उठ रही है अंदर खाने, और हो सकता है कि इस बार ये एक्सपेरिमेंट हो जाए। सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो रहा होगा 2020, हाँ, तो अक्टूबर के आसपास, तो ये जो झगड़ा, जो निर्णायक झगड़ा होगा सीट शेयरिंग वगैरह का, ये जून जुलाई के आसपास है ना। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है ना, 2 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से 2 राज्यों में चुनाव है, झारखंड और दिल्ली, उसके बाद से बिहार चुनाव के लिए माहौल बनने लगेगा। ठीक और है? ये जो टूट फूट होगा ना, ये सब बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले होगा, आखिरी मौके पे होगा, मतलब कि सीट के लिए समझौता कार्यकाल नहीं हुआ। पूरा कराएंगे, हाँ, कार्यकाल पूरा कराएंगे, मतलब सरकार बीच में ना टूटे। तो एक्सपेरिमेंट तो होगा, संभावना बन रही है। और महाराष्ट्र में चूंकि हो चुका है, उत्तर भारत में बिहार इकलौता राज्य है जहां बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में, वो बीजेपी को कम से कम मोदी और शाह के इस रिजीम में कतई गंवारा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, राजनीति कौन सा करवट लेती है, लेकिन माहौल बनने लगा है। जो भी इसमें और अपडेट जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट में बिहार ही एक ऐसा एकलौता जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से यह कसक है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बिहार में होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, केंद्र के नेतृत्व के निर्देश पर चल रही है। लेकिन जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व यह फैसला करेगा कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हों, उस समय निश्चित रूप से एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में जिस प्रकार हमारे सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना खड़े थे, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जब फैसला ले लिया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी, तो वहां पर चुनाव लड़े और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए, और लेकिन शिवसेना हमारे सहयोगी के रूप में रहे। उसी प्रकार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और हिंदी बेल्ट में बिहार जो एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनी है, यह कसक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में है। और वही कसक और पीड़ा गिरिराज सिंह दोहराते हैं तो लोग उन पर वार करते हैं। गिरिराज सिंह का बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जज्बात का बयान है, यहां की जनता का बयान है, यहां के उनके समर्थन का बयान है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।